हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर शो कॉफी विद चंचल। आज हमारे साथ में कवि गौरव चौहान जी हैं। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आज हमारे पॉडकास्ट में आज इटावा पहुंचे हैं। जी इटावा मेरी सांसों में है, मेरे प्राणों में है। और इटावा के आप बहुत चर्चित पत्रकार हैं। आपकी बात को नकारना भी एक अपराध होगा। आपने आमंत्रित किया और हम आ गए आपके साथ कॉफी। बिल्कुल, हम आपसे इंट्रोडक्शन सेगमेंट शुरुआत करेंगे। जी। कुछ आप अपने बारे में खास बताइए आज। मेरे बारे में खास, जी। मैं इटावा में पैदा हुआ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इटावा का हूँ। और वर्तमान में लोग मुझे एक कवि के रूप में जानते हैं। मैं शिक्षक भी रहा हूँ, मैं प्रधानाचार्य भी रहा हूँ, लेकिन कविता शुरू से मेरे जीवन शैली में रही। जी, और आज एक कवि के रूप में मेरी देश में पहचान है, जिसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि कवि के रूप में आपकी पहचान है, तो हम्म। लोग आपको कैसे जानते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। लोगों ने शुरू से देखा है, मेरा संघर्ष बहुत बड़ा है और मेरी कविता के क्षेत्र में लगभग 23-24 साल की यात्रा हो चुकी है। मैं बहुत शुरुआती जीवन में ही मंचों पर आ गया था। तो एक लोग जो मुझे जानते हैं, संचार के माध्यम बहुत विकसित हो चुके हैं। पहले फेसबुक नहीं था, फिर फेसबुक आया, और जब से ये सोशल मीडिया आया तब से लोगों ने जानना शुरू किया कि कोई गौरव चौहान है जो कविताएं लिखता है, और उसकी कविताएं बहुत वायरल होती हैं। और लोगों ने मुझे बताया कि मेरी कविताएं वायरल होकर तमाम शहरों में पहुंची, विदेशों में पहुंची। जी। लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा था, लेकिन हाँ, वो ये जानते थे कि कोई गौरव चौहान कवि है। तो लोग मुझे एक कवि के तौर पे जानते हैं। और कैसे कवि के तौर पे जानते हैं, बहुत से लोगों का मानना है कि मैं शायद राष्ट्रवादी कवि हूँ, देशभक्त का कवि हूँ, जी। हिंदुत्व और सनातन के लिए लिखता हूँ। तो मेरी पहचान अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि गौरव चौहान एक राष्ट्रवादी, देशभक्त और एक संघर्षशील कवि है। आपकी जर्नी की जो शुरुआत हुई है, उसमें पोएट्री की जर्नी कैसी रही है, क्या कहना है आप। मैं नवोदय विद्यालय में था। जी। और मेरे बुआ जी के लड़के नंदू भदौरिया, जो स्वयं में बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बचपन उनका उनके साथ बीता। तो कविता क्या होती है, कविता किस तरह लिखी जाती है, वो रस मुझे उनसे प्राप्त हुआ। और उसके बाद वो जो कीड़ा उन्होंने मुझ में डाला था, वो चलता रहा, जिंदा रहा। और नवोदय विद्यालय में जब कंपटीशन हुए, जी। प्रतियोगिताएं हुई, तो तुकबंदियां मिलाना मुझे अच्छा लगता था। क्लास 6-7 में मैंने एक प्रतियोगिता जीती। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं कविताएं लिख सकता हूं। तो मेरी जो कविता की जर्नी है, वो नवोदय विद्यालय भिंड मध्य प्रदेश से शुरू हुई। जी। जो आपका सम्मान जो लोगों के द्वारा मिलता है, और हाँ। कई सम्मान आपको मिले हैं, वो लोगों की नजर में क्या मतलब क्या है, और आपका क्या कहना है, कैसे रोशनी डालनी चाहिए उस पर। सम्मान इस बात का प्रतीक होता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। आप इसीलिए सम्मानित होते हैं। एक कवि का सम्मान उसकी कविताओं के लिए, उसकी कविताओं की श्रेष्ठता के लिए होता है। तो जिन संस्थाओं ने मेरा चयन किया, तो उन्होंने शायद कुछ देखा ही होगा। जी। सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान के लायक होता है। ये भी बात अलग, कुछ सम्मान स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। जी। लेकिन मैं ईश्वर की और माँ सरस्वती का बहुत आभारी हूँ कि पहली बात तो मेरे स्पॉन्सर्ड वाले कोई संपर्क नहीं रहे। जी। जब भी मुझे कोई सम्मान मिला तो मेरे लिए वो अप्रत्याशित रहा, अनएक्सपेक्टेड रहा। बहुत सारे सम्मान मिले मुझे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2017 में मिला। जी। और उसी वर्ष मेरा सम्मान इटावा हिंदी सेवा निधि, जो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, देश भर में जानते हैं लोग, इटावा हिंदी सेवा निधि सम्मान मुझे मिला। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि जिस माइक पर कलाम साहब लेक्चर देते थे, उस माइक पर मैंने इसरो में जाकर, जी। तिरुवनंतपुरम में, जी। वहाँ मुझे इसरो कलाम सम्मान मिला। और राष्ट्रीय अटल सम्मान मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में दिया। तो जब आप काम अच्छा करते हो, लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग उसको मान्यता देते हैं। और सम्मान एक तरह से आपकी पीठ पर एक थपथपी है कि शाबाश, और अच्छा करो, तुमने बहुत अच्छा किया। अब चलिए कुछ पॉलिटिकली बात कर लेते हैं। जी जी जी। जो पॉलिटिक्स चल रही है यूपी में, उसको लेकर एक कवि की जिम्मेदारी क्या होती है आपकी नजर में। मेरा शो लपेटे में नेताजी सब देखते हैं। जी। जहां तक इटावा की बात है, क्योंकि मैं इटावा से बिलोंग करता हूं, तो चंचल जी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जी। कि मैं जो शो करता हूं टीवी पे, उसमें मैं सारी पार्टियों को हमें लपेटना होता है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, जब मैं भाजपा को लपेटता हूं, तब ना तो मुझे कोई मैसेज आता है धमकी भरा, और ना ही मुझे कोई थ्रीट करता है, ना ही कोई मुझे दबंगई दिखाता है कि सरकार आएगी तो तुम्हें देख लेंगे। इस तरह का भाजपा के लोगों ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा।
लेकिन जो पैरोडी मेरी एंटी सपा या एंटी कांग्रेस हो जाती है, जिसमें मैं, हाँ, जैसे सपा के खिलाफ मैंने कुछ पढ़ दिया तो लोग मुझे फेसबुक पर कमेंट, देखिए दलाल कवि, चाटुकार कवि, बिक गया है कवि। तो मुझे आश्चर्य होता है, अगर मैं बिका हुआ होता तो भाजपा तो अब तक मुझे जेल में डाल देती कि भाई हमने तो तुम्हें खरीदा था और तुम हमारे खिलाफ पढ़ रहे हो। इन मूर्खों को एक बात समझ में नहीं आती चंचल जी, जो मुझ पर चाटुकार और दरबारी होने का आरोप लगाते हैं। भाई अगर मैं चाटुकार हूं, दरबारी हूं, तो इसका मतलब मुझे कुछ मिल रहा होगा। अच्छा, मुझे कुछ मिल रहा है तो फिर मैं गद्दारी कर रहा हूं। अगर भाजपा मुझे पैसे दे रही है और मैं टीवी पर भाजपा के खिलाफ भी पढ़ रहा हूं, तो ये भाजपा के साथ गद्दारी हो गई, तो भाजपा वाले मुझे छोड़ देंगे। दरअसल जिनको सच सुनने का सलीका नहीं पता, जिनको सच सुनने का साहस नहीं है, वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। और यूपी के पॉलिटिक्स मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है, कभी व्यक्तिगत नहीं होता है, कभी सामाजिक होता है। और एक कवि के तौर पर मैं यूपी के पॉलिटिक्स पर यही कहूंगा कि भाई नीतियां सही रखिए, न्याय सही रखिए और नियत सही रखिए। हम कविताएं उसी तरह की लिखेंगे। क्या एक पोएट्री जो है वो सिस्टम को चैलेंज कर सकती है आपके हिसाब से? अरे कविता ने तो सिंहासन तक बदल दिए। कविता में बहुत शक्ति होती है। जयप्रकाश नारायण जी का वो आंदोलन आप याद होगा, 1975 इमरजेंसी के बाद वाला, जिसमें उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये एक कविता का अंश है। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं ने उस समय बहुत सामाजिक परिवर्तनों में अपना काम किया। तो बिल्कुल कविता और कवि सिस्टम को चैलेंज कर सकता है, करता आया है और आगे भी करेगा। बिल्कुल, मैं आपकी फेसबुक देखती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं आप। जी तो जी। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के बाद जो रिस्पॉन्स लोगों से मिलता है उसको लेकर क्या कहना है आपका? कभी कभी मन दुखी होता है कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं वो आदमी उस तरह से ले नहीं रहा है। मैं कई वीडियोस जिस पर्पस से डालता हूं, लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं, फिर उसी तरह कमेंट करने लगते हैं। सोशल मीडिया सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। और मुझे जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो सोशल मीडिया की कोख से निकला हुआ कवि हूं। मुझे पहचान सोशल मीडिया ने दी और आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लाखों लोगों से जुड़ा रहता हूं और मुझे प्रशंसाएं भी मिलती हैं, मुझे गालियां भी मिलती हैं, और दोनों का ही मैं समान रूप से स्वागत करता हूं। चंचल जी, मुझे जब गाली लिख के कोई देता है तो मैं नीचे आभार लिखता हूं। अब मैंने लड़ना बंद कर दिया फेसबुक पे। गौरव जी, मैं बिल्कुल देखती हूँ जिस तरीके से आप कंटेंट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, कई विपक्षी लोग जो हैं उसका विरोध भी करते हैं। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो डाली थी जय भीम की, हाँ, वो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, एक कवि ना तो जातिवादी होता है। अगर वो जातिवादी है तो फिर वो कवि नहीं है। मैं नवोदय में पढ़ा, वहां जातिवाद का नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वहां मैं अपने जाटव दोस्तों के साथ खाना खाता रहा, तो मेरे अंदर तो ये भदवा कभी रहा ही नहीं। मेरे रामस्वरूप वाल्मीकि जी जो स्वीपर थे, हमारे तो संस्कार ये थे कि हम हर त्योहार पर उनके पैर छुआ करते थे। आज जब ऐसे व्यक्ति को लोग जातिवादी कहने लगेंगे, अब मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य नहीं है कि मैं ठाकुर हूं, तो लोग अब मुझे योगी से कनेक्ट कर देंगे। और सच बताऊं, योगी की जात तो मुझे उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पता चली, जबकि मैं समर्थक तो उनका बहुत पहले से था, उनकी नीतियों का, उनके तेवर का। तो जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं मेरा पॉडकास्ट देखने के बाद कि कृपया मुझे कवि की दृष्टि से देखें। ना तो आप जिस पार्टी को समर्थन करते हैं वो मेरा घर चला रही है, या आप मुझे जिस पार्टी का चाटुकार समझते हैं वो मेरा घर चला रही है। मेरा घर चला रही है इस देश की जनता, जो मुझे कवि सम्मेलनों में बुलाती है। मुझे मेरा घर चला रहा है एक देश का बड़ा टीवी चैनल, जो मुझे बराबर का मौका देता है कि आप सारी पार्टियों को लपेटो, जो निष्पक्षता के साथ मुझे मौका दे रहा है और निष्पक्ष होने का ही मौका दे रहा है। तो जितने भी विपक्षी लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं और नेगेटिव कमेंट करते हैं, एक बार मुझे समझिए, मैं तो सबसे मिलूंगा। आइए इटावा, मेरा घर देखिए, कितना बड़ा मकान बना लिया है, कितना बड़ा मकान बनाया हमने, करोड़ों का। देखो भाजपा और सपा ने कितने पैसे दिए हमको, मैं बिका हुआ कवि। एक बार आओ, मेरा घर देखो, घर के कमरे देखो, कितना पैसा मैंने लगाया, कितना पैसा कमाया। आज मैं अच्छा खा पी रहा हूं, अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, लेकिन करोड़पति अरबपति नहीं हूं भाई साहब, समझ रहे हो। एक कवि अपनी मेहनत से अपने परिवार जैसे चला पाता है, मैं चला रहा हूं। और आज मैं कह रहा हूं, ठोक के कह रहा हूं कि मेरी कमाई में, मेरी मेहनत की कमाई में किसी भी राजनीतिक पार्टी का 1 रुपए की मदद नहीं है। और जिसको भी ये शक हो वो आके मुझसे मिले और देखे कि मेरी कितनी ईएमआई चल रही है, वो देखे आके कि मैं कितने सरकारी बैंकों के लोन है मेरे ऊपर, और मैं कैसे
सब कुछ मेंटेन कर रहा हूँ। ये एक दरबारी और चाटुकार जो दलाली के पैसे कमा चुके हैं, बड़े बड़े ठेकेदार जिनकी गाड़ियां चल रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। अच्छा गौरव जी, जी। जिस तरीके से संघर्ष की बात होती है, तो इटावा में जब हम कवियों की बात करते हैं कि कौन कवि संघर्ष करता हुआ दिल्ली, नोएडा तक पहुंचा, विदेशों तक आप अपनी कविताओं से काफी ज्यादा प्रचलित हैं। तो मतलब क्या कहना है आपका, ये संघर्ष भरा सफर कैसा रहा आपका? अगर इटावा के लोगों ने मुझे उपेक्षित नहीं किया होता तो शायद मैं आज इटावा के मंचों पर ही महिमा मंडित होता रहता, मैं इटावा से बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि इटावा के लोगों ने, सब लोगों ने नहीं, जिनके हाथों में मंच थे, इटावा के नुमाइश के जो मठाधीश लोग थे, वो अगर मुझे लात ना मारते तो आज मैं देश के बड़े टीवी चैनल पर बैठने वाला इटावा का अकेला कवि ना होता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे संघर्ष के लायक बनाया, इटावा के उन सारे मठाधीशों को जो इटावा के नुमाइशों का संयोजन संचालन करते रहे। अगर आप मेरी बेइज्जती ना करते, आप मुझे दुत्कारते ना तो मुझ में वो अपमान के घूंट पीने की शक्ति आती, फिर साहस आता और फिर ऊर्जा आती। मुझे बनाने वाले वो इटावा के मठाधीश लोग हैं। मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मैं आपसे बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे अंदर संघर्ष की ज्वाला ऐसी जगाई कि आपकी दुत्कार के बाद मैं इतना मजबूत होता चला गया, इतना मजबूत होता चला गया कि आज मुझे इटावा के इस नुमाइश के मंच की कमी महसूस नहीं होती है। कमी छोड़िए, वो मुझे मेरी कल्पना में भी नहीं है वो मंच कि कभी मुझे पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ईश्वर ने देश में विदेश में इतना मान सम्मान दिया कि मैं संतुष्ट हूं और इटावा वालों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके लिए कविता लिखना एक जुनून है या थेरेपी है, कैसे देखते हैं? तो जुनून इसलिए है क्योंकि वो मेरे लिए जन जागरण का एक माध्यम है। कविता का जो मेरे लिए महत्व है वो ये है कि मैं अपनी इस कला के माध्यम से समाज को जगाने का काम करता हूं, युवाओं को देशभक्त बनने का उन्हें प्रेरणा देता हूं और अलग जगाने का प्रयास करता हूं कि बस कुछ परिवर्तन होता रहे, लोग जागरूक रहें और देश बचा रहे, धर्म बचा रहे। मेरे लिए कविता जुनून के साथ एक जन जागरण का माध्यम। अच्छा गौरव जी, ऐसी कौन सी पहली कविता थी जिसको देखकर मतलब लोगों को सुनने के बाद और आपको एक जुनून जो है वो कविता का, पोएट्री का मतलब हुआ, क्या कहना है? एक कविता, एक छोटी मोटी कविताएं तो अपने छात्र जीवन में छात्र जीवन में प्रतियोगिताओं में मैं कविताएं लिखता रहता था। लेकिन पहली बार मंच में मैंने एक छंद पढ़ा था। जब पहली बार तालियां आई थी मुझे लगा अरे कमाल कर रहा हूं मैं, यानी मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। उन दिनों विद्यालयों में सरस्वती वंदना का विरोध शुरू हुआ था, सरस्वती वंदना का विरोध। तो मैं 12वीं में पढ़ता था और पहला छंद मैंने लिखा, घनाक्षरी जिसको कविता की भाषा में बोलते हैं। और वो कैसे मां सरस्वती ने लिखा है मुझे आज तक स्मृति नहीं कि ये शब्द मैं कहां से लाया था। बस कलम उठाई थी और जो आवेग आता जा रहा था मैं लिखता जा रहा था। हंस वाहनी के चरणों में यही विनती है, लेखनी के दुश्मनों से द्वंद्व कर दीजिए, और भारती की वंदना के छंद ना जो सुन सके, ऐसे बुद्धुओं की बुद्धि मंद कर दीजिए। इसके बाद मुझे याद है ये मैंने इटावा में किसी कवि सम्मेलन में सुनाया था और लोगों ने तालियां बजाई थी। वहां से मुझे लगा कि हाँ, लोगों ने कहा इस लड़के में स्पार्क है, इस लड़के ने लिखा, अच्छा लिखा। तो जब लोग प्रशंसा कर देते तो ऊर्जा मिल जाती है। प्रशंसाएं मिलती गई, मैं और अच्छा करता चला गया। आलोचना भी मिली जी, उसने मुझे और मजबूत बनाया जी। किसी से इंस्पिरेशन आपको मिला है? जी, एक ही व्यक्ति है मेरे जीवन में, मेरे बुआ जी के लड़के नंदू भदौरिया जी। कविता अगर वो मेरे जीवन में ना होते तो शायद मैं कवि ना होता। नंदू भैया अगर सुन रहे हो पॉडकास्ट, बहुत बहुत आभार आपका मेरे जीवन में होने का। एक जो स्ट्रगल रहा है, दर्द रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? फैमिली में किसने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा? मत पूछो दर्द के बारे में, बहुत से लोग रोने लगेंगे। बता दीजिए। मुझे इटावा के एक मंच पर पहले बुलाया गया जी, इटावा के कवि के द्वारा बुलाया गया, मेरी पीठ पर हाथ फिरा गया कि हम तुम्हें कविता पढ़वाएंगे। मैं मंच पे गया तो जो संयोजक महोदय थे उन्होंने मुझे उतरो नीचे, और मैं अपने मम्मी पापा के साथ 15 किलोमीटर दूर गांव से आया था कि आज आपका बेटा इटावा के मंच से कविता पढ़ेगा। मम्मी पापा बड़े खुश थे। मुझे नीचे उतारा गया, मैं रुआसा हुआ मुंह लेकर मम्मी के पास गया, और मेरे मम्मी पापा भी मंच से काफी दूर एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में भीड़ में बैठे थे। जो माता पिता अपने बेटे को सुनने आए थे, उनका बेटा जब उनके सामने रो रहा था तो मेरी मां भी रो पड़ी, और मां से मैं केवल इतना कहा कि मुझे उतार दिया मंच से। ये इटावा ही का है।
मुझे सम्मान और अपमान सब इटावी मिला है। तो वो दर्द, वो आज भी मैं जब वो दृश्य याद करता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ अंदर से। दूसरा दर्द ये हुआ कि जिस कवि ने मुझे मेरी पीठ पर हाथ फेर कर कहा था कि आओ तुम्हें मंच पर चढ़ाते हैं, उसी कवि ने मेरी कविता मेरे द्वारा सुधार के लिए दी गई थी कविता कि दादा ये मैंने कविता लिखी है, इसको सुधार दीजिए। वो महाशय ने मेरी कविता में तोड़ मोड़ परिवर्तन करके वो कविता मंच पर सुना दी। अब सोचिए, पहला मंच से उतारा जाना और फिर जमीन पर बैठे अपने माता पिता के साथ आप वही कविता सुन रहे हैं उस कवि से, जो उस कवि को आपने बड़ा भाई मानकर भैया सुधार देना मेरा ये कवि, वो गीत पढ़ा गया। तो वो इतना दर्द मुझे मिला कि आज भी मैं अकेले में सोचता हूं तो मेरे आंसू आ जाते हैं। लेकिन आप सुनने के बाद सरप्राइज भी हो गए होंगे उसको देखकर। अरे ऐसे लगा किसी ने गोली मार दी हो जी। उस दिन से मैंने उनको नमस्ते किया जी। और बस मैंने कहा कि किसी पे भरोसा नहीं करना है। और संघर्ष बहुत रहा, मैं बहुत नौकरी और घर में इतनी परेशानियां थी कि अकेले केवल कवि सम्मेलन नहीं कर सकता था, तो साथ में 1500-1600 रुपए महीने की नौकरी करनी पड़ती थी। फिर मेरा प्रमोशन हुआ और नौकरी, प्राइवेट नौकरी और कवि सम्मेलन के बीच में मैं वर्षों पिसा हूं। अगर मेरे पीछे फैमिली का कोई सपोर्ट होता या मेरा कोई ऐसा व्यक्ति होता कि नहीं तुम केवल कविता करो बाकी हम देख लेते, तो शायद मैं आज कविता के क्षेत्र में और आगे होता। मतलब मैं जहां डिजर्व करता हूं, मैं जहां हूं संतुष्ट हूं, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। तो बस दर्द यही रहा कि सही समय पर सही सपोर्ट नहीं मिला मुझे। अच्छा, वैसे तो राम भगवान के सभी भक्त हैं और जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, हम चाहते हैं आपकी कविताओं से कुछ अरे बहुत लोग सुना जाए। कितना चिढ़ाया जाता था हमको जी। हम सबको। मतलब कितना दुर्भाग्य था कि हमारा देश, हमारा धर्म, हमारे प्रभु, और हम अपनी आस्था का एक केंद्र नहीं बना पा रहे हैं उनकी श्रद्धा में। मैं मानता हूं कि राम मंदिर हमारी आस्था का, लोग उसको नौकरी से जोड़ते हैं, रोजगार से जोड़ते हैं, अस्पताल बना दो भाई, स्कूल बना दो भाई। राम मंदिर को स्कूल बनाया जाएगा? किसी चर्च को स्कूल नहीं बनाया जाएगा? किसी मस्जिद को स्कूल नहीं बनाया जाएगा? हमारी आस्था के पीछे पड़े रहे लोग। लेकिन हम इस काल में जीने वाले वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इस संघर्ष को भी देखा और फिर संघर्ष की संकल्प से होते हुए सिद्धि तक ले जाने की पूरी कहानी देखी। और जिन लोगों ने हमको चिढ़ाया था कि राम मंदिर, ये तारीख ही बताते रहेंगे, कभी मंदिर बनवाएंगे नहीं, ये लोग सनातनी लोग कायर होते हैं, ये अपना मंदिर नहीं बनवा पा रहे, हमने उनसे कहा कि जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है, अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है, और रामद्रोहियों अब तो अपनी छाती जरा टटोलो, हमने जहां कहा था देखो झंडा वहीं गड़ा है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं आज भी राम मंदिर को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? अरे कुछ नहीं, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। भाजपा के बराबर वो हिंदुओं के वोटों के सारे भाजपा के चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो भाई उस कौम को ढूंढो जो भाजपा से नफरत करती हो। तो भाजपा से नफरत इस देश का 99% मुसलमान करता है। तो अगर इन्हें बाकी राजनीतिक पार्टियों को अगर सत्ता में आना है तो उन्हें मुस्लिम वोट पाना है। मुस्लिम वोट पाना है तो हर वो काम करना है जिससे वो मुसलमान खुश हो। तो राम मंदिर का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमान खुश हों और उनको वोट दें। लेकिन राम मंदिर का विरोध करते समय आप ये नहीं समझ रहे कि बाकी हिंदू समाज आपको बहुत नजदीकी से देख रहा है। आपका एक एक बयान, आपके एक एक कर्म, आपकी एक एक नीति, कि आप उस कौम के वोटों के लिए अपनी कौम, अपनी आपकी जो निजी कौम है उसकी आस्था को रोज गाली दे रहे हैं, रोज अपमानित कर रहे हैं, और केवल उनको तेल लगाया जा रहा है, उनकी इफ्तारी खाई जा रही है, गोल टोपियां लगाई जा रही हैं। तो मुस्लिम जो है ना, अब कौम नहीं है, केवल वोट बैंक है। और ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि आपको इस देश का नागरिक बन के रहना है या मात्र पार्टियों का वोट बैंक बन के। यूजीसी एक्ट आने के बाद जनता की कुछ नाराजगी बन गई सत्ताधारी पार्टी से, क्या कहना है, क्या है ये? बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में अब कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पुजारी किसी की जात पूछता, लेकिन इस देश का संविधान जाति जरूर पूछता है। तो भाई धर्म नहीं बांट रहा है समाज को, संविधान बांट रहा है। और ऐसे कौन से नियम, आप समानता का नियम बना रहे हो और उसी नियम में भेदभाव डाल दिया, तो काय का समानता का नियम? संविधान कहते हैं कि सब बराबर है, सब समान है। तो यूजीसी छोड़ो, आप इस देश में आरक्षण की व्यवस्था, 60,000 रुपए कमाने वाले जाटव साहब
उन्हें आरक्षण चाहिए, और 10,000 रुपए कमाने वाले दुबे जी वो आरक्षण के हकदार नहीं है। तो साहब ये काहे का कैसा संविधान है? हम किस संविधान को लेकर जी रहे हैं? दुर्भाग्य है, विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक लाइन जो आपके दिल के सबसे करीब हो। किस तरह की, कविता की या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैंने अपने फेसबुक पर लिख रखा है कि धर्म और मजहब से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए जी। राष्ट्र रहेगा तब आपका धर्म रहेगा, मजहब रहेगा। तो अगर जीना है तो राष्ट्र के लिए जी। ये मेरा ध्येय वाक्य है अपने पूरे जीवन में। एक लफ्ज जो आपको डिफाइन करता है। गौरव चौहान, जुझारू, कभी ना हारने वाला। शायरी सुनना पसंद है या फिर सुनाना? ना सुनना पसंद है ना सुनाना। मेरा शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं शायरी की परंपरा से पैदा हुआ हूँ। मैं दिनकर की परंपरा का कवि हूँ। हिंदी भाषा मेरी माँ है और हिंदी में ही सोचता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। ना शायरी सुनना पसंद है, ना किसी शायरी की किसी शेर की किसी शायर के शेर याद है मुझे, और ना मैं याद रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारी हिंदी में इतनी समृद्ध परंपरा है, हमारी हिंदी कविता इतनी संपन्न है कि हमें एक कवि बनने के लिए ना तो उर्दू शब्दों की जरूरत है, बहुत क्लिष्ट शब्दों की, और ना ही हमें किसी शायर को अपनी प्रेरणा बना के रखना है। अच्छा, हमारे साथ में कॉफी विद चंचल के शो में जो लोग जुड़े रहते हैं, हाँ, उनका मैंने बताया कि आज मेरे साथ में कवि गौरव चौहान जी जुड़ रहे हैं, तो उन सभी फैंस का मतलब आपको सुनने का मौका आज मिल रहा है, और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ देशभक्ति, कुछ ऐसा जी सुनाएं जी। जो उन तक पहुंचे। अभी 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की पहली बरसी थी जी और उसके बाद 7 मई को हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। जी क्योंकि इन दोनों घटनाओं का लगभग 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो मैं चंचल जी आपके माध्यम से मैं इटावा के और तमाम जो लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को सेना के पराक्रम की एक कहानी सुनाता हूं, उस ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनाता हूं कि वो ऑपरेशन सिंदूर क्या था। दहशती गढ़ पर हमला, तड़ातड़ जड़ पर हमला, दुष्ट अजहर पर हमला, हाफजी घर पर हमला, जिहादी सोच पे हमला, गिद्ध की चोंच पे हमला, पाप के धुर पर हमला, बहावलपुर पर हमला। अरे घुटनों पर ला देंगे इतना, घुटनों पर ला देंगे इतना, कर देंगे मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर था वो, ऑपरेशन सिंदूर। और क्या था, केवल ये हमला नहीं था जी। ये बदला है बिलख बिलख कर टूटी चूड़ी कंगन का, ये बदला है जली हुई तुलसी के रोते आंगन का, ये बदला है भारत माँ की आंख से बहते पानी का, ये बदला है मुट्ठी भीचे हर एक हिंदुस्तानी का। हृदय की चोट का बदला, हर एक विस्फोट का बदला, हर एक करतूत का बदला, हर एक ताबूत का बदला, तड़पती चीख का बदला, हर एक तारीख का बदला, हमारी पीर का बदला, ये है कश्मीर का बदला, ये है कश्मीर का बदला। अरे इस बदले पर सर पटकेंगी, इस बदले पर सर पटकेंगी रोज 72 हूर। ऑपरेशन सिंदूर था वो, ऑपरेशन सिंदूर। और इस देश की सेना के पराक्रम के नाम, ये ताकत है 1.5 अरब के भारत के विश्वासों की, ये ताकत है जल थल वायु सेना के एहसासों की, ये ताकत है बहता पानी रोक के आने वालों की, ये ताकत है घर में घुसकर ठोक के आने वालों की। यह है ईमान की ताकत, अमर पहचान की ताकत, फौज के मान की ताकत, ये हिंदुस्तान की ताकत, हमारे जोश की ताकत, हमारे रोश की ताकत, हमारे होश की ताकत, यह है ब्रह्मोस की ताकत, यह है ब्रह्मोस की ताकत। और ये ताकत बर्बाद करेगी आतंकी नासूर। ऑपरेशन सिंदूर था वो, ऑपरेशन सिंदूर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गौरव जी 2027 का चुनाव है, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? भैया मैं कोई नेता तो नहीं हूं जो मैं किसी अभी आपके इस पॉडकास्ट पर किसी पार्टी का प्रचार के लिए समर्थन करने के लिए बैठा हूं। 2027 का चुनाव मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि प्रदेश कम से कम विकास की यात्रा के साथ साथ उस माहौल में रहे, पूरा प्रदेश, वहां की जनता भय, भ्रष्टाचार
और सुरक्षा। कोई भयभीत ना रहे, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति ये सुरक्षित रहे, सबको काम करने का सुरक्षित माहौल मिले। और इस सरकार ने बहुत हद तक इन चीजों पर कंट्रोल किया है। मेरा मानना यह है कि विकास का मुद्दा है और विकास का मुद्दा होना चाहिए, और कोई भी सरकार कंप्लीट ना काम करा पाई है अब तक, ना करवा पाएगी। विकास एक सतत प्रक्रिया है। आपके पास साइकिल आ जाएगी तो आप मोटरसाइकिल को विकास मानोगे, मोटरसाइकिल आ जाएगी तो आप कार को विकास मानोगे, कार आ जाएगी तो आप हेलीकॉप्टर को विकास मानोगे। तो विकास तो चलता रहेगा, लेकिन हमें ऐसा विकास कोई मंजूर नहीं है जो हमारी संस्कृति की लाश पर बनाया जाए, हमारी धर्म की लाश पर बनाया जाए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर बनाया जाए, छिनैती करके, मोटरसाइकिल छीन के, दुकानें लूट के, सब्जी वाले से सब्जी लेकर उसको पैसा न देकर उसको लात मारना, गालियां देना, हमें ये वाला विकास नहीं चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि जिंदा रहोगे तो विकास होगा, तो सरकार ऐसी बनाओ जो आपको जिंदा रख सके। गौरव जी, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे पॉडकास्ट में, इटावा यहाँ पर स्पेशली मेरे पॉडकास्ट में आप पहुंचे हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी खुश होंगे कि आज हमारे साथ आपने बातचीत की है। बहुत बहुत तो धन्यवाद गेट बैक आपका। सून। थैंक यू सो मच एवरीवन।